हाय एवरीवन। आप सभी का आई प्रेप में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पॉलिटी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है तेलंगाना में स्थानीय चुनाव में आरक्षण को लेकर के, उस पर बात करेंगे। तो समय ज़्यादा व्यतीत नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज़ में अगर बात करें तो सबसे पहला जो न्यूज़ की बात है कि ये द हिंदू में भी न्यूज़ आया था कि तेलंगाना जो गवर्नमेंट है उसने सुप्रीम कोर्ट में जो है 42% जो आरक्षण ओबीसी के लिए देने की बात कही थी, खास करके स्थानीय चुनाव में, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में उसने एक जो है अर्जी दी हुई है। और उसके पीछे उसने कुछ तर्क दिए हैं, उन तर्कों के बारे में भी जानने की ज़रूरत है हमें। और साथ में जो संवैधानिक व्यवस्था है उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आ रही है वो ये है कि तेलंगाना ने किस आधार पे 42% का आरक्षण देने की बात की है और क्यों इस मुद्दे पे चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे एक और बात है कि तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा जो है इस पे जो क्या किया गया था कि जो है स्टे लगा दिया गया था। अब यहाँ पे अगर हम बात देखें तो सबसे पहले आरक्षण के लिए जो आधार दिया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, वो है जनसंख्या के आधार। ठीक है, जनसंख्या के आधार की बात की जा रही है। तो उनका ये कहना है कि जो आरक्षण से बाहर की आबादी है वो 15% के आसपास की है और जो है बाकी जो जो शेष लोग हैं वो 85% हैं, जिनमें SC ST एंड OBC हैं। और इनके लिए अभी भी 33% सीटें उपलब्ध रहेंगी। साथ में अगर कहा जाए तो इनमें दूसरी जो समुदाय हैं उनको जो है 67% के आसपास का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और एक और बात इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज जो दिख रही है, सरकार का दावा ये भी है कि ये जो आरक्षण दिया जा रहा है वो एक साथ नहीं है, यानी कि राज्य स्तर पे पूरी तरीके से एक बराबर नहीं, स्थानीय स्तर पे लागू किए जाने की बात की जा रही है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें आएंगी वो ये है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, खास करके जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है और आरक्षण की जो 50% जो सीमा लगाई गई है उसका क्या इससे संबंध है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो जनसंख्या का आधार थोड़ा सा और आरक्षण की बात की गई है कि SC और ST समुदाय की जो आबादी है वो 85% है और उनको जो इससे अगर कहें तो आरक्षण की बात करें तो 67% आरक्षण जो है उनको मिल रहा है। ठीक है, वहीं शेष जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ पे 15% उनकी आबादी और 33% का आरक्षण मिल रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो ये है कि जब हम ये कह दें कि 15% आबादी को 33% आरक्षण मिल रहा है तो एक समस्या हो रही है या एक चूक हो रही है। एक चूक ये है कि जब सामान्य वर्ग की बात होती है, ठीक है, सामान्य वर्ग की बात होती है तो इसमें आपको पता होगा चाहे कहीं भी रिजर्वेशन लागू होता है तो यहां पे ये चीज होती है कि इसमें सभी लोग कंपीट कर सकते हैं, यानी कि वो OBC कैटेगरी से आने वाला व्यक्ति भी यहाँ पे कंपीट कर सकता है, SC कैटेगरी से आने वाला भी कंपीट कर सकता है, महिला भी लड़ सकती है और पुरुष भी लड़ सकता है। ये सबके लिए ओपन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात ये कही जा रही है तो कहीं ना कहीं एक तरफ से अगर कहा जाए तो चुनौती उत्पन्न कर रही है या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि ये 15% आबादी के लिए जो 33% का आरक्षण हो जाता है। तो एक पॉइंट तो यहाँ पे बनता है जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी जो है तेलंगाना सरकार के पक्षकारों के द्वारा जो है ये बात रखी जा रही थी बार बार। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि आरक्षण को लेकर के कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये चीज यहाँ पे। अब यहाँ पे इंदिरा साहनी केस का भी एक मैटर यहाँ पे आता है। ठीक है, कि OBC जाति को लेकर के जब रिजर्वेशन की हम बात करते हैं तो या आरक्षण की हम जब बात समझते हैं तो इंदिरा साहनी केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसमें कोटा वृद्धि करने की बात जो है इस पे भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो कोटे की वृद्धि जब करने की बात हो रही हो तो यहाँ पे संबंधित कानूनों में क्या प्रावधान है या उनको किस तरीके की मंजूरी मिल रही है। अब तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक GO पास करके, गवर्नमेंट ऑर्डर पास करके जो है ये आरक्षण लागू करने की व्यवस्था दी थी, जिसपे अभी जो है हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया। तो उनका कहना है कि हमने ऑलरेडी मार्च 2025 में हमने ऑलरेडी जो है राज्यपाल को जो है बिल भेज दिया था, लेकिन वो बिल जो है उनके द्वारा जो है अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है। अब यहीं पे डिम्स एसेंट का जो कॉन्सेप्ट है जो खास करके तमिलनाडु के इसमें आया था, तमिलनाडु केस में जो आया उसको लेकर के यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज आ जाती है कि डीम्ड एसेंट की जो बात है उन्होंने इस आधार पे कहा कि जब हमने उनको ऑलरेडी 3 महीने पहले दिया हुआ है और अभी तक उन्होंने उसको जो अप्रूव नहीं किया है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो स्वतः स्वीकृति उसको मिल गई है। अब इसके आधार पे उन्होंने सीधे जो है GO ऑर्डर पास कर दिया वहां पे। साथ में यहाँ पे इसी बात को वहां पे रखा गया। तो ये जो जाति सर्वेक्षण
देखो अभी बेसिकली कोई जाति सर्वेक्षण प्रॉपर हुआ नहीं है कहीं भी उस तरीके से कि जहां पे जनसंख्या का अंदाजा लगाया सके। तेलंगाना ने अपनी तरफ से करने का प्रयास किया था इस चीज में, लेकिन अभी उसको जनसंख्या के आधार पर हम जो है नहीं देख सकते कि ये आंकड़ा एग्जैक्टली वो है। ठीक है, साथ में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो विधिक संकट क्या हो सकता है इस नीति को लेकर के जो सरकार लेके आ रही है। सबसे बड़ी समस्या है कि आरक्षण की सीमा। ठीक है, आरक्षण की सीमा में हमने बात की कि इंदिरा साहनी जो वाद है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इंदिरा साहनी वाद को लेकर के यहाँ पे जो पक्षकारों की तरफ से बात की गई, आप सबको पता होगा कि आरक्षण दो जगहों पे बात करता है। इंदिरा साहनी केस जो है दो जगहों की बात कर रहा होता है, यानी कि एक तरीके से सेवा में, सार्वजनिक सेवा में आप जा रहे हो या एजुकेशन के लिए आप जा रहे हो, तो वहां पे इसको जो है लैंडमार्क जो है जजमेंट के तौर पे हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो तेलंगाना सरकार के जो पक्षकार हैं उनका कहना है कि जो है ये केस राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए लागू नहीं होना चाहिए, यानी उसके लिए नाजिर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये जो है सेवा में जाने और उनकी बात करता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व में जितना जिसका एक तरीके से कहें तो जनसंख्या है उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ऐसा उनके तरफ से तर्क दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ये न्यायिक समीक्षा के अंदर आएगा नहीं, ये भी मुद्दा उठाया जा रहा है कि भाई यहाँ पे कोर्ट का जो एक तरीके से कहा जाए तो भूमिका वो सीमित हो जानी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे चुनौती की बात करें तो वास्तव में न्यायिक समीक्षा के दायरे में वो आता है। अब ये कैसे हो सकता है और क्या चीजें, एक पॉइंट और भी है, चूंकि ये निर्णय जो हाई कोर्ट का था वो उस टाइम पे आया था जब वहां पे स्थानीय चुनाव की घोषणा की जा चुकी थी, यानी कि वहां पे एक तरीके से कैलेंडर इशू कर दिया गया था और चुनाव होने थे, तो वहां पे स्टे लगाया गया। तो उनका कहना है कि आर्टिकल जो अनुच्छेद 243 ओ है वो इस मामले में अगर कहें तो जो है न्यायपालिका की भूमिका को सीमित कर देता है। 243 ओ जो है न्यायपालिका की भूमिका को सीमित कर देता है, खास करके तब जब अधिसूचना जारी हो चुकी हो। लेकिन यहाँ पे न्यायपालिका इस बात को देख रही है कि हम किस तरीके से इस मुद्दे को संभाल सकते हैं। अब न्यायपालिका के समक्ष भी कई चुनौतियां रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, सबसे पहला कि इंदिरा साहनी केस इस मामले में लागू होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ जो है ये 50% जो सीमा है उसका उल्लंघन होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट दोनों आएंगे। खास करके रोजगार और अवसर के जो आरक्षण की बात है उसके साथ अगर हम देखें तो प्रत्यक्ष भागीदारी, शासन में जो प्रत्यक्ष भागीदारी का मुद्दा होगा वो किस तरीके से आ रहा है, ये भी हमें देखना होगा कि उसका क्या इससे रिलेशन है कि 50% की सीमा लगाई जानी चाहिए या नहीं लगाई जानी चाहिए। ये अब जो है सुप्रीम कोर्ट के पास चूंकि मामला आ चुका है तो यहाँ पे वो देखेगा जरूर से। अब इसी के साथ अगर बात करें तो इस स्थानीय निकाय आरक्षण का प्रभाव क्या हो सकता है। ठीक है, यानी पहली चीज जो सरकार ने बोला कि हम इसको पूरे राज्य में एक स्तर से नहीं लगा रहे, हम स्थानीय स्तर पे जो है उसके हिसाब से इसको लागू करेंगे, यानी आरक्षण स्थानीय जनसंख्या की किससे मेल खाता हुआ होगा। ठीक है, उन्होंने ये तर्क दिया है। इससे राज्यव्यापी जो कोटा नहीं होगा या स्थानीयकृत इसको कर दिया जाएगा, और आरक्षण लागू करने की जो बात है वो अधिकार किसके पास होगा, चूंकि स्थानीय प्रशासन है तो वो आता है राज्य सूची के अंतर्गत, और यहाँ पे उसी के पास अधिकार है कि वो आरक्षण की नीति किस तरीके से वहां पे लागू कर सकती है। ठीक है, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, चूंकि ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था में है तो वहां जो संविधान में उल्लेख किया गया उससे कम करके वो जो है आरक्षण नहीं देगी, उससे ज्यादा देना चाहती है तो दे सकती है। अब यहाँ पे समस्या यही है बस कि वो 50% वाली सीमा यानी कि जो है वो लागू होगी या नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़े अगर तो यहाँ पे जो खास करके संविधान का जो अनुच्छेद 243 ओ है उसकी बात कर लें तो पंचायतों की जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें अदालतों का हस्तक्षेप जो है एक संवैधानिक उस पर रोक लग जाती है। खास करके इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब एक बार चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जा रही है तो उस समय जो है अधिकार न्यायपालिका के सीमित हो जाएंगे, और इसी के साथ साथ जो है अगर हम देखें तो हस्तक्षेप से बचने के लिए इस मामले का उपयोग किया है, क्योंकि जो है एक तरीके से चुनाव प्रक्रिया चल रही है तो न्यायपालिका को यहाँ पे हस्तक्षेप से बचना चाहिए था, ये राज्य का कहना है। और आगे अगर हम फाइनली जाएं कंक्लूजन की तरफ तो इसमें मजबूत कानूनी रक्षा के लिए जो अभिसरण की अगर हम बात कर लें या किस तरीके से इस तरीके की चीजें या ढांचा अगर विकसित भी करना तो कैसे हो सकता है या इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा प्रभाव की तरफ, तो देखो एक तो जनसंख्या की आवश्यकता कि जनसंख्या की आवश्यकता क्या है। ठीक है, यानी उसकी जानकारी और सारी चीजें पता हो, और फिर वैध सामाजिक औचित्य, क्योंकि जो है यहाँ पे एक बात और भी है जो इंपॉर्टेंट है कि राज्य सरकार के द्वारा जब अपना पक्ष रखा जा रहा है तो वहां पे वो बार बार कह रही है कि ये जो है जनता की जो है मांग है या उसके द्वारा जो है निर्णय एक तरीके से लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से जो है प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो प्रतिनिधि जो है
एक तरीके से ये चीज रखते हैं कि भाई हमारी तरफ से ये सरकार मतलब जनता जो है की मांग है और ये इसको हमको पूरा करना चाहिए। ठीक है। अब साथ में ये चीज भी ध्यान रखना होगा कि विधायी वैधता, उस विधि की वैधता कैसी है ये चीज भी समझना होगा, और इसमें संवैधानिक समर्थन, साथ में न्यायपालिका की न्यायिक जो है समीक्षा और राज्यपाल की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो आप इस टॉपिक में अगर जब पढ़ रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे यूपी के लिए पढ़ रहे हो या यूपीएससी के लिए, तो आप इन पे ध्यान रखिए कि राज्यपाल की भूमिका कहीं ना कहीं बार बार चर्चा में आ रही है। तो राज्यपाल की भूमिका क्या हो सकती है, क्योंकि राज्यपाल ने भी अभी लेटेस्ट अपडेट इसके साथ यही है कि राज्यपाल ने भी अपनी तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है कहा है कि भाई हमारा भी पक्ष सुनिएगा, उसके बाद इस केस में जो है जजमेंट दीजिएगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से इस न्यूज़ेस को कॉम्प्रिहेंसिव तौर पे जब आप समझोगे तो आपको फायदा मिलेगा कि अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। ठीक है। थैंक यू।